बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन को डिटेल से डिस्कस किया था कि इस सब्जेक्ट पे हम जो जो चीज़ों को पढ़ेंगे, जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, हमने 7 पार्ट्स में ओवरऑल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया था और उन 7 पार्ट्स के अंदर फिर डिफरेंट चैप्टर्स जो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं, जहाँ जिसकी वजह से हम डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, डाटा की इंक्रिप्शन कर सकते हैं, डाटा की इंटीग्रिटी के हवाले से हमने बहुत सी चीज़ों को देखा था। नेटवर्क मॉडल कैसे हैं उनको हम देखेंगे, इंक्रिप्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, पूरे कोर्स में हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक रोड मैप के बाद हमने स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस को हमने देखा था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। देन कुछ हमने सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू किया था। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी के हवाले से फर्दर चीज़ों को डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको अपने उसमें कैसे इंश्योर करेंगे। प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अटेन एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। अब भी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की, तो 3 चीज़ों को हमें इंश्योर करना होता है: इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी भी एक सिस्टम की जिसमें हम हार्डवेयर की बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, फर्मवेयर की बात कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन, डाटा, टेलीकम्युनिकेशन, हर एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हम सिक्योरिटी उस चीज़ को हम इंश्योर करना कहेंगे अगर हम उसकी इंटीग्रिटी को अचीव कर लेते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, उसमें ये तीनों जो CIA ट्रेड्स में आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, इंटीग्रिटी आती है एंड अवेलेबिलिटी। थोड़ा सा हम इसको एक डिटेल से आप देखते हैं कि CIA ट्रेड में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या सिक्योरिटी इन तीनों की बेसिस पे अगर हम अचीव करते हैं तो कैसे अचीव करेंगे, या किस लेवल की सिक्योरिटी को अचीव कर लेते हैं। CIA ट्रेड में these 3 concepts form what is often referred to as CIA trade figure above. These 3 concepts embody the fundamental security objectives for both data and for information and computing services. FIPS PUB 199, this provides a useful characterization of these 3 objectives in terms of requirements and the definition of a loss of security in each category. अब हम इन तीनों को 1 by 1 करके देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, या उसको डाटा के हवाले से हम कैसे देख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कवर्स बोथ डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। दोनों पर्सपेक्टिव में आती हैं कि डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। प्रिजर्विंग ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर including mean for protecting personal privacy and proprietary information। तो सबसे पहले यह है कि हम कॉन्फिडेंशियल किसे कहेंगे कि हम जो इंफॉर्मेशन एक्सेस है उसको हम डिस्क्लोज किसी के सामने ना करें, या उस कुछ चीज़ें हैं पर्सनल प्राइवेसी है उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। A loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of information। अगर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम डिस्क्लोज करते हैं या अनऑथराइज्ड पर्सन्स को वो इंफॉर्मेशन मिलती है, देन हम कहेंगे कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, हम उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल नहीं अचीव कर रहे। इंटेग्रिटी क्या होती है? सेकंड जो इम्पोर्टेंट CIA ट्रेड के अंदर है,
इंटेग्रिटी कवर्स बोथ डाटा एंड सिस्टम इंटेग्रिटी। अब डाटा को हमने सिस्टम के लिहाज से कैसे इंटीग्रेट करना है, बेसिकली ये गार्डिंग अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन उसकी बात करता है, एंड इंक्लूड्स इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन नॉन repudiation and authenticity. A loss of integrity is the unauthorized modification or destruction of information. अब इंटेग्रिटी में क्या है, हम सिस्टम की इंटेग्रिटी करते हैं कि हम एक वक्त में सारी हमारी इंफॉर्मेशन है जो चेंज आ रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, तो सारे सिस्टम में एक इंटीग्रेशन के साथ काम होगा, तो हम उसे कहेंगे कि हमने इंटेग्रिटी हम उसमें गेन कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर हम इंटेग्रिटी को अचीव नहीं कर पा रहे, देन अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन उसमें हो सकती हैं, जिससे हमें बहुत से डिफरेंट टाइप के लॉस हो सकते हैं। थर्ड जो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है सिक्योरिटी के हवाले से, अवेलेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। अवेलेबिलिटी इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या है कि हम जो भी जिस चीज़ को एक्सेस करना चाहें या उसको अप्रोच करना चाहें तो वो हमारी टाइमली हो, ठीक है। ए लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी इज द डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर हम इसको अवेलेबिलिटी को टाइमली अचीव नहीं करते तो देन हमें किसी किस्म का लॉस हो सकता है। Although the use of the CIA trade to define security objective is well established, ये तीन जो हमने बात की कि अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी, अगर हम इन तीनों चीज़ों को अचीव कर लेते हैं देन हम कह सकते हैं कि हमने एक सिस्टम की सिक्योरिटी, एक डाटा की सिक्योरिटी अचीव कर ली है। बट जो इस फील्ड के लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ एक दो पॉइंट्स और भी हैं जो हमें इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी अचीव करना चाहिए। दी टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेंशन्ड आर, उनमें से फर्स्ट है ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल टू वेरीफाई एंड ट्रस्टेड। कॉन्फिडेंस in the validity of a transmission, a message और message originator। अब authenticity को हमने उसको भी इंश्योर करना है कि जो मैसेज सेंडर है और जो मैसेज रिसीवर है वो दोनों अथेंटिक होने चाहिए, ताकि मैसेज जो सेंड करने वाला है और जो रिसीव करने वाला है दोनों अपनी कम्युनिकेशन एक सिक्योर वे से कर सकें। सेकेंड जो पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या है कि द सिक्योरिटी गोल दैट जनरेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर एक्शन ऑफ एन एंटिटी टू बी ट्रेस्ड यूनिकली टू दैट एंटिटी। फॉर एग्जांपल हम ट्रेसिबिलिटी की बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई लॉग मेंटेन होनी चाहिए कि किस किस स्टेप पे क्या क्या हो रहा है, सो दैट अगर कोई सिक्योरिटी पे कोई अटैक आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम देख सकें कि किस जगह पे कोई अटैक हुआ है या किस जगह पे हम सिक्योर रहे हैं। तो ये हमारे CIA ट्रेड्स के हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं एंड 2 एडिशनल पॉइंट्स हैं। अगर ये हम इनको अपने किसी भी डाटा के हवाले से, किसी भी सिस्टम के हवाले से इन 5 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकेंगे। लेवल ऑफ इम्पैक्ट की बात करते हैं। जो हमने ये तीनों पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स की बात की, अगर इनको हम देखना चाहें कि इन तीनों में तीनों को अचीव करना चाहें तो इसमें 3 लेवल्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें एक लो की बात हो रही है, मॉडरेट एंड हाई। ये 3 लेवल हैं, इनको हम देखते हैं 1 बाय 1 कि लो लेवल क्या है या लो इम्पैक्ट क्या है। द लॉस could be expected to have a limited adverse effect on organizational operations, organizational assets और individual। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास इसका इम्पैक्ट लो अगर हम उसे कहें तो लो का मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल जो हम
ऑपरेशंस हैं या उनके एसेट्स हैं उनको एक लो लेवल पे हमें लॉस हो सकता है। A limited adverse effect means that, for example, the loss of confidentiality, integrity or availability might causes effect। तो फिर ये तीनों चीज़ें जो हैं लो लेवल पे कैसे इफेक्ट करेंगी हम देखते हैं। उनमें सबसे पहले इफेक्ट क्या हो सकता है, डिग्रेडेशन इन मिशन कैपेबिलिटी टू एन एक्सटेंड। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में डिग्रेडेशन होगी, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू परफॉर्म इट्स प्राइमरी फंक्शन, जो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस है वो उसको अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर सकेगी अगर लो इम्पैक्ट है। बट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शन इज नोटिसेबली रिड्यूस, एंड उसके जो जितने भी फंक्शंस हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, उसकी इफेक्टिवनेस भी डेफिनेटली उसमें इफेक्ट होगा। रिजल्ट इन माइनर डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, सेकेंड जो पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को उसमें डैमेज भी हो सकता है माइनर लेवल पे। थर्ड पॉइंट है रिजल्ट इन माइनर फाइनेंशियल लॉस। तो अगर हम इस चीज़ को लो लेवल पे देखते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, एंड रिजल्ट इन माइनर हार्म टू इंडिविजुअल्स। तो ऐसा भी है जो उसमें इंडिविजुअल्स हैं उनको एक लो लेवल पे कुछ हार्म्स भी हो सकते हैं। सेकेंड लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल है, उस पे अगर हम बात करें तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें क्या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो द लॉस कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। अब इसमें यह है कि उसमें सीरियस इफेक्ट हो सकता है। ए सीरियस एडवर्स इफेक्ट मींस दैट फॉर एग्जांपल लॉस माइट कॉज इफेक्ट। अब सीरियस उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट क्या है, ए सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन इन मिशन कैपेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शंस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड ये है कि रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशनल एसेट। मॉडरेट लेवल पे है कि एसेट को, जो ऑर्गेनाइजेशन की जितने एसेट्स हैं उनको डैमेज भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, बट जैसे लो लेवल पे था वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी लो था, बट यहाँ पे उसका इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू लो ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट उसमें लॉस हो सकता है। देन फोर्थ पॉइंट है रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट हार्म टू इंडिविजुअल्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। तो फिर यह है कि इंडिविजुअल्स को लॉस भी हो सकता है, बट यह है कि ये लॉस ऑफ लाइफ या उस टाइप का लॉस नहीं, बट यह है कि उसमें कुछ ना कुछ हार्म में भी मॉडरेट लेवल पे हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड लेवल मॉडरेट लेवल था। अब हम हाई लेवल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि हाई लेवल इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो हाई लेवल में द लॉस कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए सीवियर और कैटास्ट्रोफिक एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन। अब यहाँ पे हाई लेवल पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं या उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हो सकता है। तो ए सीवियर और कैटास्ट्रोफिक एडवर्स इफेक्ट मींस that for example the loss might cause affect first a severe degradation in or loss of mission capability to an extent and duration that the organization is not able to perform one or more of its primary function। अब ये यहाँ पे हाई लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। सेकेंड, रिजल्ट इन मेजर डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। अब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एसेट्स हैं उनको मेजर डैमेज हो सकता है। थर्ड, रिजल्ट इन मेजर फाइनेंशियल लॉस। हमारे पास यहाँ पे
फाइनेंशियल लॉस भी मेजर हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज रिजल्ट इन सीवियर और कैटास्ट्रोफिक हार्म टू इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल जो है उनको भी एक हार्म हो सकता है, जिसमें हम लॉस ऑफ लाइफ की भी बात कर सकते हैं कि अगर एक पर्सन है उसकी लाइफ को भी इससे डेंजर हो सकता है, और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। तो हमारे पास अब ये तीनों लेवल पे अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लो, मीडियम और हाई तीनों लेवल पे डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं जो डिफरेंट टाइप के डैमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम इस हवाले से देखते हैं कि जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से, इंटेग्रिटी के हवाले से, अवेलेबिलिटी के हवाले से। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट ग्रेड्स की है। हम उसको देखते हैं कि स्टूडेंट ग्रेड्स किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को किस लेवल पे हम उसको देखते हैं, लो लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है या हाई लेवल पे है। इसी तरीके से इंटेग्रिटी, पेशेंट इंफॉर्मेशन इसकी एग्जांपल है। अब उसको डिटेल से हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें इंटेग्रिटी क्या क्या अफेक्ट करती है, कैसे उसमें लॉस या अगर हम उसको इंटेग्रिटी को नहीं करते तो हमारा क्या लॉस हो सकता है, या हम इसको कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकते हैं। देन अवेलेबिलिटी के हवाले से है, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं, उनको हम देखते हैं कि वो कैसे हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की पहले एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट ग्रेड इंफॉर्मेशन इज एन एसेट whose confidentiality is considered to be highly important by students। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जो ग्रेड इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, वो उसको अपने तक रखना चाहते हैं। ग्रेड इंफॉर्मेशन जो है वो शुड बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड एम्प्लॉयज दैट रिक्वायर द इंफॉर्मेशन टू डू देयर जॉब। अब यह है कि ग्रेड इंफॉर्मेशन जो है उसका कंसर्न जो है स्टूडेंट से या उसके पेरेंट्स को है, या जो एम्प्लॉयज या इनके दरमियान मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो ये ग्रेड इंफॉर्मेशन का जो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल है वो यहाँ तक है। तो स्टूडेंट इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन में हैव ए मॉडरेट कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग। तो उसमें भी अगर हम इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको हम देख सकते हैं कि कौन स्टूडेंट किस उसमें इनरोल हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें हम इसको अगर देखना चाहें तो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल का हो सकता है। While still covered by FIRPA, this information is seen by more people on a daily basis, is less likely to be targeted than grade information and result in less damage if disclosed। तो हम ये देखते हैं कि हम स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो अगर उसको टारगेट किया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको कोई भी एज सच डायरेक्टली टारगेट नहीं करेगा, उसको अटैक करना नहीं चाहेगा, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना नहीं चाहेगा। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन सच एज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और फैकल्टी और डिपार्टमेंट लिस्ट में बी असाइंड ए लो कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग। अब यह है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है कि कितने स्टूडेंट हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम देखना चाहें तो उसकी जो वो अगर लोगों को पता भी चल जाती है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल भी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत लो लेवल है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिकली जो स्कूल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बट ये है कि ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट इनरोलमेंट्स या मेरिट लिस्ट लगती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है समटाइम उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मैटर रखा जाता है और वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। लेकिन कुछ जर्नल जो इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी के या स्कूल्स के हवाले से या उसके अंदर जो फैकल्टी है तो वो उसको ओपनली डिस्क्लोज किया होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल जो है लो, हाई, मॉडरेट हो सकता है। सेकंड जो एग्जांपल इंटेग्रिटी के हवाले से है उसको हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल पेशेंट्स एलर्जी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए डेटाबेस।
अब हॉस्पिटल में कोई डेटाबेस है, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर है पेशेंट्स के हवाले से, डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें अगर डॉक्टर शुड बी एबल टू ट्रस्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड करंट। अब वहाँ पे यह है कि चूँकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और फिर जो सिस्टम्स के ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो पेशेंट्स, सारे पेशेंट जो एडमिटेड हैं उनका ट्रीटमेंट उसी हवाले से चल रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं, नाउ सपोज दैट एन एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल नर्स, who is authorized to view and update this information, deliberately falsify the data to cause harm to the hospital। अब यह है कि एक नर्स है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डाटा को अपडेट करने की, डाटा को मॉडिफाई करने की, पेशेंट के साथ जो जो प्रीवियस ट्रीटमेंट हो चुके हैं, जो जो उसको मेडिसिन दे दी जा चुकी हैं या जो इंजेक्शन लग चुके हैं, तो वो सारी उस इंफॉर्मेशन को सिस्टम के ऊपर अपडेट करना वो उस नर्स की एज ए यूज़र उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल वो उसको टाइमली अपडेट कर लेती है, तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो सजेस्ट करता है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को टाइमली नहीं एंटर करती, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि डॉक्टर प्रीवियस ही उसकी बेस पे देगा। तो ये देखा जा सकता है ये कितना हार्मफुल हो सकता है कि अगर ये टाइमली हम इस चीज़ को ना करें। तो इसमें यह है कि हमारी इंटेग्रिटी, सिस्टम की इंटेग्रिटी के हवाले से बात हो रही है कि हम इंटेग्रिटी अगर हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है तो फिर हमें ये लॉस हो सकता है। तो द डेटाबेस नीड टू बी रिस्टोर्ड टू ए ट्रस्टेड बेसिस क्विकली and it should be possible to trace the error back to the person responsible। अब इसमें यह है कि हम देखेंगे जो जो पर्सन है इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ उसकी रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है और जो पर्सन अपडेट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड है और क्विकली अपडेटेड है। पेशेंट एलर्जी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट विद ए हाई रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटेग्रिटी, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट हाई है। अगर हम इसको लो लेवल पे देखेंगे तो फिर हमारे लिए, जैसे अभी हमने बात की, कि ये पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कुड रिजल्ट इन सीरियस हार्म और डेथ ऑफ ए पेशेंट, इवन डेथ भी हो सकती है, एंड एक्सपोज द हॉस्पिटल टू मैसिव लाइबिलिटीज। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी अगर हम इंटेग्रिटी को भी टाइमली उसको अपडेट नहीं करते, क्विकली बेसिस पे अपडेट नहीं करते, तो हमारी इंटेग्रिटी इससे अफेक्ट होगी। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी की एग्जांपल, द मोर क्रिटिकल ए कंपोनेंट और सर्विस द हायर इज द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल ए सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन सर्विस, अगर हमें ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज अगर चाहिए तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है। तो एन इंटरप्शन ऑफ सर्विस रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी फॉर कस्टमर टू एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो अगर हम उसमें कोई ऑल द टाइम अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर जो कस्टमर हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए इस तरह डेफिनेटली एक लॉस होगा। Loss of service translates into a large financial loss, productivity and potential customer loss। इससे हमें एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा एंड देन कस्टमर भी हमारा इससे लॉस होगा। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी चैलेंजेस की। सिक्योरिटी के हमने तीनों एस्पेक्ट तो देख लिए कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी को भी तीनों लेवल्स के हवाले से सिस्टम के अंदर अचीव कर सकते हैं, हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, इंटेग्रिटी की भी हो सकती हैं और अवेलेबिलिटी की भी हो सकती है। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से लो, मीडियम, हाई लेवल हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं और उस तरीके से हम उसको अचीव कर रहे होते हैं। बट यह है कि इसमें बहुत से हमारे इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारे मेजरली जो हमारे इसके अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैलेंजेस हैं। फर्स्ट चैलेंज जो है वो नॉट सिंपल, मींस कंप्यूटर की सिक्योरिटी को अचीव करना सिंपल टास्क नहीं है। ऑल्दो लगता है ऐसा है कि जो नवाइस है उसको लगेगा कि जस्ट ये कि हम सिक्योरिटी को कुछ चेक्स हैं उनको हम
अगर कर लें तो हमारा सिस्टम सिक्योर हो जाएगा, बट बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारे अटैक्स भी हैं, तो सिक्योरिटी अचीव करना सिंपल वन नहीं है। मस्ट कंसिडर पोटेंशियल अटैक्स। अगर हम सिक्योरिटी को अचीव करना चाहेंगे तो हमारे लिए चैलेंज है कि हम उसमें पोटेंशियल अटैक कौन कौन से हो सकते हैं, उसको हमें कंसिडर करना होगा। देन प्रोसीजर्स यूज्ड काउंटर इंट्यूटिव। अब यह है कि उसमें जितने भी हम प्रोसीजर्स को यूज़ करेंगे तो उसमें वो उसका काउंटर भी कर सकें। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इन्वॉल्व एल्गोरिदम एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब यह है कि इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम इन जितने भी हमारे पोटेंशियल अटैक्स हैं उनको हम हैंडल कर सके, उन एल्गोरिदम के थ्रू उन चीज़ों को या उनके अंदर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको हम मैनेज कर सकें। मस्ट डिसाइड वेयर टू डिप्लॉय मैकेनिज्म। अब यह है कि हम सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम बना लेंगे, डिफरेंट मैकेनिज्म बना लेंगे। अब यह है कि उसको हम किन किन जगहों पे और किस टाइम पे अप्लाई करेंगे, किस टाइम पे उसको डिप्लॉय करेंगे। तो हमारे पास ये सारे जो टास्क हैं ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टास्क हैं जिनको हम सिक्योरिटी के लिए अचीव कर सकते हैं। बैटल ऑफ विट्स बिटवीन अटैकर एंड एडमिन। तो सिक्योरिटी डेफिनेटली एडमिन जो है वो अपने सिस्टम को ऑल द टाइम सिक्योर करना चाह रहा है, बट जो है अटैकर उसका पर्पस क्या है कि ऑल द टाइम वो ऐसे पाथ ऐसी वेज फाइंड कर रहा है कि वो सिस्टम को अनसिक्योर करता है। बट एडमिन जो है वो उसको ऑल द टाइम सिक्योर करने की कोशिश करता है या अटैकर्स के अटैक्स को स्टॉप करने की कोशिश करता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन हम देखें 7 हमारा जो चैलेंज है, नॉट परसीव्ड ऑन बेनिफिट अनटिल फेल। अब ये है कि हम सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और उस टाइम तक हम उसको कोशिश करते रहते हैं जब तक हमारे वो उसमें हम फेल नहीं हो जाते। हमारा एट द लास्ट मोमेंट तक हमारी एफर्ट होती है कि हम उसको सिक्योर करें, और ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि हम उसको फुल सिक्योर कर सकें। रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। एक सिस्टम है, उसको हमने जितनी हमारी उसमें एल्गोरिदम्स के थ्रू जितने पोटेंशियल अटैक्स होते हैं उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे फिर ये है कि हमें उस सारे सिस्टम की रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, सो दैट हमें पता चले कि अगर हमारी ट्रैफिक नॉर्मल फ्लो में जा रही है, सारी सिक्योर वे से कम्युनिकेशन हो रही है, दैन इट इज़ ओके। बट अगर कहीं पे कोई अटैक आता है या कहीं स्निफिंग होती है, दरमियान में से कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो हम उसको मॉनिटरिंग के थ्रू उसको हम देखें कि किस जगह पे हमारी यहाँ पे शॉर्ट कमिंग है और उसको हम ओवरकम कर सकें। तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि हम किस तरीके से अपने सारी कम्युनिकेशन को, सारी डाटा सेंडिंग या रिसीविंग और दरमियान में जो चैनल इन्वॉल्व हैं ऑल द टाइम हम उसको मॉनिटर करें। टू ऑफन एंड आफ्टर थाट। और यह है कि हमारे जो जितनी हम इसके अंदर जितनी चेंजेस कर सकते हैं, जितनी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो तो हम इसको काउंटर चेक कर रखते हैं इसके ऊपर। बट यह है कि उसके बाद भी इसमें डिफरेंट टाइप के अटैक्स या अटैकर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिस्टम को फेल करने की कोशिश कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 10 वो क्या, रिगार्डेड एज एमपीडीमेंट टू यूजिंग सिस्टम। तो इसमें यह है कि सिस्टम को यूज़ करते हुए हमारे पास कितनी हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस ला सकते हैं, और हम इन ओवरऑल सारे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट जो अटैक्स हैं, डिफरेंट जो मैकेनिज़्म हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सारे हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इनके ऊपर ही हम देखेंगे आगे कि इन चैलेंजेस को अचीव करने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक, अप्रोचेस और डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, और उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए हम इन सारी सब को तो हम नहीं एक ही उसमें कर सकते। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो सारे चैलेंजेस को मैनेज कर रहा हो, लेकिन मोर और लेस किसी एक को या किसी दो को वो हैंडल कर रहा होता है, और इस तरह मुख्तलिफ हम मैकेनिज्म बना रहे होते हैं और उनको अप्लाई करके इन सिक्योरिटी को
अचीव करने के लिए या सिक्योरिटी किसी भी सिस्टम की उसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे जी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स की। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स 3 टाइप के हम उसको देख सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के, किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से 3 एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी अटैक, सेकंड इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड देन थर्ड इज सिक्योरिटी सर्विस। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी अटैक क्या होता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म या सिक्योरिटी सर्विस क्या होता है। थ्रेट एंड अटैक 2 अदर टर्म्स हैं जो हमारी इसमें यूज होंगी। थ्रेट क्या है? ए पोटेंशियल फॉर वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटी। अब यह कि हमने अगर एक सिस्टम को सिक्योर किया है, बट यह है कि हम उसका थ्रेट को हम ये कहेंगे कि मे बी कोई ऐसा अटैक हो जो उस सिस्टम को वायोलेट करते हुए उसकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर दे, सिक्योरिटी उसकी वो सिस्टम सिक्योर ना रहे। सेकंड क्या है? अटैक। अटैक जो है एक्चुअल अटैक एंड असल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर एक अटैक क्या है? डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू एवेट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो जितनी भी उसकी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनको वो डैमेज करते हुए सिस्टम के ऊपर अटैक करके उसको डैमेज कर देता है। तो ये 2 टर्म्स हमारी यूज होगी। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी अटैक क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है एंड सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है। सिक्योरिटी अटैक बेसिकली एन एक्शन दैट compromises the security of information owned by an organization। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके एसेट्स को या उसके जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को उसके रिसोर्सेज को वो कैप्चर कर लेता है, तो हम इसको कहेंगे कि उसकी सिक्योरिटी पे उसने अटैक किया। एन एक्शन दैट कॉम्प्रोमाइजेज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन owned by an organization। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाह रही है, बट यह है कि हमारे पास कोई ऐसा एक्शन है जो उसकी इंफॉर्मेशन को अटैक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है। सेकंड है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है कि ए प्रोसेस और ए डिवाइस इनकॉर्पोरेटिंग सच एज प्रोसेसेस दैट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम ए सिक्योरिटी अटैक। अब यह है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है कि अगर लेट से कोई अटैक हो जाता है, देन हम कोई ऐसे प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं सो दैट उससे हम उस अटैक को डिटेक्ट कर सकें कि ये अटैक हुआ है, किस किस्म का अटैक हुआ है, या उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, या अगर अटैक हो चुका है तो उससे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो हम इस तरह के सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी बनाते हैं और अवेलेबल हैं जो इन अटैक से उसको प्रिवेंट या रिकवर करने में हेल्प करेंगे। थर्ड है जी सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से ए प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस दैट इन्हांसेस द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सर्विसेज क्या है कि लेट से हम जैसे अटैक की बात की तो मैकेनिज्म है, तो हम कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, हम सिक्योरिटी ऐसी सर्विसेज बना देते हैं सो दैट कि जब हम कभी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस थ्रू यूजिंग दैट सर्विस हम सिक्योरिटी को अचीव कर लें। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अब हम बात करते हैं जी अटैक्स की। अगर 2 पर्सन हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन पे किस तरह के अटैक हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव अटैक्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट से बॉब एक पर्सन है जो एलिस से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो थ्रू इंटरनेट या अदर कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब यह है कि डार्थ एक थर्ड पर्सन है जो रीड कर रहा है कंटेंट से जो कि बॉब एलिस को सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे 2 पर्सन है जिनकी नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है, पर जो थर्ड पर्सन है डार्थ वो उसकी इंफॉर्मेशन को स्निफ कर रहा है, उसको वहाँ से उसको इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है और उसको फिर वो मिसयूज भी कर सकता है या
अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये हमारा एक अटैक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा के हवाले से, जो कि हम इसे पैसिव अटैक कहेंगे, क्योंकि ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को, डार्थ जो है वो बॉब की सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके बाद वो उसको मिस यूज़ कर सकता है, बट एलिस जो है वो भी इसी इंफॉर्मेशन को कैट कर रही है। तो पैसिव अटैक बेसिकली a useful mean of classifying security attacks use both X.800 and RFC 2828 is in terms of passive attacks and active attacks। तो हम उसके लिए मुख्तलिफ सर्विसेज को यूज़ करते हैं, पैसिव अटैक्स के लिए एंड एक्टिव अटैक्स के लिए। तो पैसिव अटैक attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources। अब वो ये है कि पैसिव अटैक में हमने जैसे भी बात की कि अगर सेंडर है वो रिसीवर जो है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट ये है कि जो थर्ड पर्सन है वो उसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर रहा, जस्ट उसको रिसीव कर रहा है, उसको किसी और पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर लेगा, बट उस सिस्टम रिसोर्सेज पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, मीन्स की कॉन्फिडेंशियलिटी उसको अफेक्ट कर रहा है। Passive attacks are in nature of eavesdropping on or monitoring or of transmission। तो जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है दो पर्सन्स के दरमियान, उनको वो मॉनिटर कर रहा है या उसकी जो eavesdropping कर रहा है। The goal of the opponent is to obtain information that is being transmitted। अब जो ओपोनेंट है, जो थर्ड पर्सन है, वो उसमें से उसकी इंफॉर्मेशन, जस्ट उसका पर्पज़ है वहाँ से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना। अब यह है कि अटैक्स, पैसिव अटैक्स हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स, मैसेज कंटेंट्स हैं उनको वो रिलीज कर रहा है। सेकंड इज ट्रैफिक एनालिसिस, मॉनिटर ट्रैफिक फ्लो टू डिटरमिन लोकेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ communicating hosts and could observe the frequency and length of message being exchanged। अब वो है उसके अंदर जितनी भी ट्रैफिक है, वो जितनी कम्युनिकेशन चल रही है उसको एनालाइज कर रहा है, उसको वो मॉनिटर कर रहा है। एक्टिव अटैक्स, सेकंड नंबर जो है वो एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स में क्या है कि मैसेज जो बॉब और एलिस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, डार्थ अब क्या कर रहा है कि उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के बाद अब उसके अंदर चेंज भी कर रहा है, और चेंज करने के बाद एलिस को वो चेंज इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। अब बॉब जो मैसेज एलिस को भेजना चाह रहा है, अब वो मैसेज एग्जैक्ट नहीं जा रहा, क्योंकि दरमियान में जो डार्थ है वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करके एंड देन फिर उसके अंदर चेंजेस करके एलिस को भेज रहा है। सो एक्टिव अटैक्स जो है ज़्यादा डेंजरस हैं एज कंपेयर टू पैसिव अटैक्स। Active attacks involve some modification of the data stream or creation of false stream। अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें 4 कैटेगरी में एक्टिव अटैक्स को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मैस्कुरेड ऑफ वन एंटिटी एज सम अदर। उसमें यह है कि हम एक मैसेज जो है जैसे एलिस सेंड कर रहा है बॉब को या बॉब सेंड कर रहा है एलिस को, तो उसमें क्या है कि थर्ड पर्सन जो है वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली उसको सही मैसेज मिल रहा है, जबकि वो उसके अंदर चेंजेस कर रहा है, तो वो एज ए थर्ड पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व होके ये चेंजेस कर रहा है। सेकंड ये है कि रिप्लाई प्रीवियस मैसेज। अब जितने भी प्रीवियस मैसेजेस हैं उनको वो बार बार एक तो रीप्ले करता जा रहा है, मतलब एक दफ़ा उसने सेंड किया, मे बी सेकेंड टाइम फिर सेंड करे या उसकी जगह उसको चेंज करके उसकी तरफ सेंड कर दे। तो इस तरीके से सेंडर और रिसीवर को पता नहीं चल रहा कि दरमियान में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो कि इसके अंदर मैसेजेस को एक तो रॉन्ग वे से यूज़ कर रहा है, रिप्लाई रॉन्ग कर रहा है, या उन्हीं मैसेजेस को बार बार सेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट है मॉडिफाई अल्टर पार्ट ऑफ मैसेज इन ट्रांजिट टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। अब यह है कि उसके अंदर जब मैसेज सेंड एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड कर रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके उसको सेंड कर देता है। तो इस तरीके से जो एक्चुअल मैसेज है वो रिसीवर के पास नहीं पहुंच सकता। एंड फोर्थ पॉइंट है डिनाइल ऑफ सर्विस।
डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? प्रिवेंट्स और इनहिबिट्स द नॉर्मल यूज और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब यह है कि डिनाइल ऑफ सर्विस के जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे वो मैसेजेस जो है उसको रिसीव ही नहीं कर रहा, उसको डिनाई करता जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये अटैक्स जो एक्टिव अटैक्स हैं वो हमारे 4 कैटेगरीज में हम इसको देख सकते हैं। एक्टिव अटैक्स प्रेजेंट द ऑपोजिट कैरेक्टराइजेशन ऑफ पैसिव अटैक्स, उसके डेफिनेटली टोटल ऑपोजिट है। वहाँ पे एक्टिव अटैक्स में तो टोटल चेंज आ रहा है, पैसिव अटैक्स में क्या था, जस्ट वो उसकी इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर रहा है, उसके अंदर की उसमें रिसोर्सेज को कोई लॉस नहीं हो रहा। पैसिव अटैक्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मेजर्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट देयर सक्सेस। तो पैसिव अटैक्स जो हैं वो उनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एक्टिव अटैक्स एब्सोल्युटली। अब एक्टिव अटैक्स हैं वो भी डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क है उनको वो करना, बिकॉज ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ पोटेंशियल फिजिकल, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क वर्नेबिलिटीज। अब ये है कि हमारे एक्टिव अटैक्स हैं वो भी एक उसमें है डिफरेंट टाइप की, उसमें फिजिकल या सॉफ्टवेयर नेटवर्क के हवाले से मुख्तलिफ अटैक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इससे इसको काउंटर चेक करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी वजह से ये अटैक हो रहा है। आया वो फिजिकल की कोई रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर है, या कोई नेटवर्क के ऊपर अटैक है। तो डेफिनेटली एक्टिव अटैक्स भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि उनको काउंटर चेक करना। Instead, the goal is to detect active attacks and to recover from any disruption or delays caused by them. अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विस की। सिक्योरिटी सर्विस enhances security of data processing systems and information transfers of an organization intended to counter सिक्योरिटी अटैक्स। उसका पर्पस क्या है? सिक्योरिटी सर्विस कुछ हम ऐसे उसके अंदर कर लेते हैं कि सिक्योरिटी अटैक को हम काउंटर कर सकें। कोई अटैक करेगा, हमारी ये सर्विस जो है उसको अटैक से स्टॉप करेगी या उसको रिकवर करेगी। यूजिंग वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, उसके अंदर फिर हम डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स को काउंटर करते हैं। ऑफन replicates functions normally associated with physical documents। तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास उसके अंदर हम उसको कैसे मुख्तलिफ सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसमें कुछ सिग्नेचर्स ऐड कर देते हैं, कुछ डेट्स हैं, नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर, टैम्परिंग या डिस्ट्रक्शन कैन बी नोटराइज्ड और विटनेस्ड, बी रिकॉर्डेड और लाइसेंस्ड। तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हम डॉक्यूमेंट्स को भी सिक्योर कर रहे होते हैं, जिसमें हम किसी डॉक्यूमेंट में जैसे सिग्नेचर्स वगैरह को ऐड कर देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हुए हम मुख्तलिफ सिक्योरिटी चेक्स रख सकते हैं। अब कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं जो हमारे कुछ अटैक्स हैं जिनको वो प्रिवेंट करते हैं। तो X.800 एक सिक्योरिटी सर्विस है। वो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए प्रोटोकॉल लेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में जो कम्युनिकेशन है उसकी ये X.800 सर्विस है, विच इंश्योर्स एडुकेट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम्स और ऑफ द डाटा ट्रांसफर। अब ये X.800 है, दो सिस्टम के दरमियान, ओपन सिस्टम के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो बहुत सी जगहों पे इसको उन दोनों की कम्युनिकेशन को सिक्योर करने में उसको इंश्योर करती है। सेकंड जो सर्विस है वो RFC 2828 है, ए प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए सिस्टम टू गिव ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू सिस्टम रिसोर्सेज। अब यह है कि ये सर्विस जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर उस टाइप के कोई अटैक्स हैं तो वो उसको उन अटैक से सेफ रखेगी। तो इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सी सिक्योरिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको हम सिस्टम्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर उनको सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं।
अब थोड़ी सी हम बात करते हैं X.800 सिक्योरिटी सर्विसेज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं या कैसे अप्लाई होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथेंटिकेशन, assurance that communicating entity is the one claimed, have both peer entity or data origin authentication। तो इसमें सबसे पहले authentication होती है, communication जहाँ पे हो रही है तो दोनों एंड पे authenticity होगी। सेकेंड, access control, prevention of the unauthorized use of a resources। तो access control सिर्फ जो authorized user हैं, authenticated user हैं, सिर्फ उनको मिल रही है। फिर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज डिस्क्लोजर। अब हम X.800 जो है वो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विस, उसके अंदर ये पार्ट इंक्लूडेड है। डाटा इंटेग्रिटी हमें मिल रही है X.800 के थ्रू, एश्योर्स दैट द डाटा रिसीव्ड इज एज सेंट बाय एन ऑथराइज एंटिटी। जो सेंडर ने जो सेंड किया है वही डाटा जो है वो आगे रिसीवर के पास पहुंच रहा है। तो X.800 हमें इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करती है, नॉन रिप्यूडाइशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनाइल बाय वन ऑफ द पार्टीज इन ए कम्युनिकेशन। तो ये हमें नॉन रिप्यूडाइशन भी प्रोवाइड कर रही है। एंड अवेलेबिलिटी, जो सिक्योरिटी के हमने पढ़े थे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो हमें X.800 अवेलेबिलिटी की सर्विस भी दे रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी जो सर्विसेज के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल है और सिक्योरिटी की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, उसको X.800 सर्विस के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, उस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं। Security mechanism feature designed to detect, prevent and recover from security attacks। हमारे पास no single mechanism that will support all services required। सर्विसेज जितने भी हैं उसमें हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करे, बट ये है कि हर उसके लिए अलग अलग सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं या कुछ दो तीन को कंबाइन करके सर्विसेज बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स के हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं। इस तरह बहुत सी और टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सिक्योरिटी को अचीव कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे X.800 के हवाले से स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म इनसाइफरमेंट है, डिजिटल सिग्नेचर है, एक्सेस कंट्रोल है, डाटा इंटेग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग, राउटिंग कंट्रोल एंड नोटराइजेशन। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम आगे देखते हैं डिटेल से। हम जब कोर्स में जाएंगे तो हम हर टर्मिनोलॉजी को देखेंगे कि ये क्या होता है। सेकंड हमारे पास है परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। वो क्या होते हैं? ट्रस्टेड फंक्शनैलिटीज़ हैं, सिक्योरिटी लेबल्स हैं, इवेंट डिटेक्शन, सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल्स एंड सिक्योरिटी रिकवरी। इनको हम ये जो मैकेनिज्म है X.800 में ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रहे होते हैं। तो आगे हम डिटेल में जब जाएंगे तो हम हर चीज़ को देखेंगे ये किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर हम नेटवर्क की सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं कि हमारे नॉर्मली जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैसेज कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान हो रही है। तो सेंडर जो है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करना चाह रहा है और किसी थ्रू यूजिंग डेफिनेटली यूजिंग इंफॉर्मेशन चैनल। तो हमारा इंफॉर्मेशन चैनल है उसके थ्रू हम सिक्योर मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम उस चैनल के थ्रू भेजेंगे सिक्योर मैसेज है वो रिसीवर के पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी। बट यह है कि यहाँ पे ओपोनेंट जो है वो इस इंफॉर्मेशन चैनल को उसमें से इंफॉर्मेशन को स्निफ कर सकता है, उसमें से उसको कैप्चर करके तो एक्टिव अटैक्स या पैसिव अटैक्स जो हमने देखे उसमें उस तरह के अटैक कर सकता है। तो ये मॉडल हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से है उसमें यह है कि कोई हमारे पास ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन
ये अगर हमारे पास हो तो जो हमारा सेंडर है वो मैसेज को सेंड करे यूजिंग ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये मैसेज जो है वो जो अथेंटिकेटेड सेंडर है उसने सेंड किया है, और जो रिसीवर है उस रिसीवर तक उसको इंश्योर करेगी वहाँ तक पहुँचाने की। तो इस तरीके से हमारे पास जो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि सेंडर एंड रिसीवर जो यूजिंग थर्ड पार्टी जो सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकती है, बट अगर हम थर्ड पार्टी के विदाउट उसको देखेंगे तो ओपोनेंट है वो उसके ऊपर एक्टिव या पैसिव अटैक कर सकता है। यूजिंग दिस मॉडल रिक्वायर अस टू डिज़ाइन ए सुटेबल एल्गोरिदम फॉर सिक्योरिटी ट्रांसमिशन। अगर हम इस मॉडल को यूज़ करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि हमें सिक्योरिटी अगर हम ट्रांसमिशन के हवाले से देखें तो हमें कोई ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम इस सिक्योरिटी को अचीव कर सकें, सो दैट सेंडर जो मैसेज सेंड करना चाह रहा है वो रिसीवर के पास एज इट इज़ पहुंच जाए। जनरेट्स द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की यूज बाय द एल्गोरिदम। अब यह है कि अगर हम इसके अंदर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं तो हम कोई ऐसी सीक्रेट की हम करना इसमें कोई जनरेट करें सो दैट सेंडर एंड रिसीवर दोनों के पास वो कीज़ होंगी और वो उसको यूज़ करेगा। कीज़ का कॉन्सेप्ट आगे हम देखेंगे कि क्या होती हैं कीज़ और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। डेवलप मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर दी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो कोई हम ऐसे मेथड डेवलप करें कि हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। देन स्पेसिफाई ए प्रोटोकॉल इनेबलिंग द प्रिंसिपल टू यूज द ट्रांसमिशन एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब हम एक नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी के हवाले से एक मॉडल की बात करते हैं कि अगर हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो उसको एक्सेस के हवाले से किस तरह हम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये मॉडल फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ पे एक गेट कीपर है, देन एक्सेस चैनल है। तो ओपोनेंट है यूजिंग दिस एक्सेस चैनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो इसमें यह है कि एक्सेस इसमें सिक्योरिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी जो है वो हम एक तो है गेट कीपर फंक्शन इसमें अप्लाई कर देंगे। एक्सेस चैनल के थ्रू कोई भी अटैक्स हैं, किसी नेटवर्क अटैक्स हैं, वर्नेबिलिटीज़ हैं, वायरसेस हैं, हैकर्स हैं, कोई भी अपोनेंट थ्रू दिस चैनल अटैक कर सकता है। तो सबसे पहला हम ऐसे कर सकते हैं इसके अंदर गेट कीपर फंक्शन उसको यूज़ करते हैं। यहाँ से जो एक्चुअल वो है मैसेज सेंडिंग वो हो और जो बाकी अटैकर्स या वायरसेस हैं वॉर्म्स हैं वो उनको स्टॉप करें। सेकंड हम स्टेप ये कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंट जो इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनको हम यूज़ करें। तो इस तरह हम डबल चेक इसके ऊपर लगा के हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसर हैं, मेमोरी है, आयोज हैं, डिफरेंट डाटा है, प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम सिक्योर कर सकते हैं। सो मॉडल फॉर नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी के अंदर हम एक गेट कीपर फंक्शन अप्लाई कर दें और सेकंड जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो इस तरीके से हमारी ये कम्युनिकेशन सिक्योर हो सकती है। Using this model requires us to select appropriate gate function to identify user, and second one is implement security control to ensure only authorized user access designated information or resources. अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के हवाले से कुछ बेसिक्स इंक्रिप्शन टेक्निक के हवाले से। क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स, इंक्रिप्शन क्या होती है उसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोटेशन है उसको हम देखें कि उसमें सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन के हवाले से आई एम फेयरली फेमिलियर विद ऑल द फॉर्म्स ऑफ सीक्रेट राइटिंग and am myself the author of a trifling monograph upon the subject in which I analyze 160 separate ciphers. Holmes, तो Holmes इसमें ये कहता है कि राइटिंग जो हम इसमें बात करेंगे साइफर टेक्स्ट लिखना कुछ उसके अंदर चेंज करके, तो सीक्रेट राइटिंग के जो है इसे खुद से कह रहे कि मैं 166 सेपरेट जो साइफर्स हैं उनको वो राइट कर रहा है।
ओवरऑल इसके जो पर्पस है, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए बहुत से मेथड हैं, बहुत से तरीकों से लोगों ने इनक्रिप्ट किया है, बट यह है कि उसको जो है डीक्रिप्ट भी किया जा सकता है। बहुत से लोग उसको डीक्रिप्ट करके, तो वो सिक्योरिटी एज सच वो सिक्योरिटी नहीं रहती। अगर एक चीज़ है उसकी वो इनक्रिप्ट किया जा रहा है, तो अगर दूसरे पर्सन को उसका वो टेक्निक या उसका मेथड पता है, तो देन उसको डिक्रिप्ट करके तो वो जो सिक्योरिटी का पर्पस है उसको वो अचीव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंक्रिप्शन के हवाले से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, और कुछ बेसिक्स ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ इंक्रिप्शन, जो इसमें जो टर्म्स यूज होंगी तो उनको हम अब साथ साथ देखते हैं, सो दैट अगले जो टॉपिक्स आएंगे, जो उन चीज़ों को हम देखेंगे, उनको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें प्राइवेट की और सिंगल की का कॉन्सेप्ट आएगा। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सेंडर एंड रेसिपिएंट शेयर एक कॉमन की, जो सेंडर रिसीवर वो एक कॉमन की को यूज़ करते हुए इंक्रिप्शन हम करेंगे। ऑल क्लासिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स आर प्राइवेट की, was only typed prior to invention of public key in 1970s and by far most widely used। तो अब ये जो पब्लिक की का कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है, जो कि 1970 से ये कॉन्सेप्ट है। सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अब हम देखते हैं कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं इंक्रिप्शन क्या होती है, उसमें कोई प्राइवेट की पब्लिक की बात करें। अब देखते हैं इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले हम उनको देख लें, देन फिर हम जब इनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ इसकी जो टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे तो हम अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आती है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हम ओरिजिनल मैसेज उसे कहेंगे, जो भी हम मैसेज एक सेंडर है वो सेंड करना चाहेगा, वो एक प्लेन टेक्स्ट है। साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट इज ए कोडेड मैसेज। हम कोई इसके ऊपर इंक्रिप्शन की टेक्निक, कोई एल्गोरिदम अप्लाई करके तो उस प्लेन टेक्स्ट को इस तरीके से चेंज कर देंगे कि वो प्लेन टेक्स्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा, बट उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे ओरिजिनल मैसेज की थी वही इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे। साइफर क्या होता है? साइफर एल्गोरिदम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। तो हम साइफर जो है वो जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट है, उसको जब हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम साइफर कहेंगे। की info used in cipher known only to sender receiver। अब जो सेंड करने वाला है और जो रिसीव करने वाला है उसके पास हम एक इंफॉर्मेशन दे देंगे जिसको हम की कह रहे हैं, सो दैट अगर उस इंफॉर्मेशन को सेंडर भी यूज़ करते हुए मैसेज सेंड कर रहा है तो रिसीवर के पास भी वही अगर इंफॉर्मेशन है और वो रिसीव करता है, तो देन अगर अकॉर्डिंगली दोनों की सेम है तो फिर वो इट मीन्स कि ये जो सेंड करने वाला मैसेज है वो रिसीवर के पास एग्जैक्टली वही ओरिजिनल मैसेज पहुंचा है जो उस तक सेंड करने वाले का पर्पस था। इन साइफर क्या होता है? या इनक्रिप्ट कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। इन साइफर करना, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना। एंड डीक्रिप्ट या डी साइफर करना क्या होगा? रिकवरिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट। अब यह है कि हम एक स्टेप पे तो उसके ऊपर जो प्लेन टेक्स्ट है, ओरिजिनल मैसेज है, उसको हम उसके ऊपर साइफर टेक्स्ट अप्लाई करके उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम लगाएंगे, उसके ऊपर कोई साइफर लगाएंगे और वो चेंज करके उसको इनक्रिप्ट कर देगा। बट ये है कि इनक्रिप्टेड उसके ऊपर जब इंक्रिप्शन कर लेंगे तो वो रीडेबल मैसेज नहीं होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल मैसेज नहीं होगा। तो हमारा पर्पस तो ये है कि हम ओरिजिनल मैसेज रिसीवर तक पहुंचाए। सो हम उसको दोबारा डीक्रिप्ट करेंगे सो दैट अगले स्टेप पे वो ओरिजिनल मैसेज एज इट इज़ जैसे सेंड करने वाले के पास था वैसा ही मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाए। तो ये हमारा इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन, इन साइफर या डी साइफर करना, ये दोनों प्रोसेसेस हम मैसेज कम्युनिकेशन के दरमियान कर रहे होते हैं फॉर अचीविंग सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन प्रिंसिपल और मेथड। क्रिप्टोग्राफी क्या है? हमारे पास जितने भी इंक्रिप्शन के प्रिंसिपल हैं, मेथड्स हैं, उनको उनकी
जो सारी स्टडी है वो क्रिप्टोग्राफी के अंडर फॉल करती है। क्रिप्टा एनालिसिस या कोड ब्रेकिंग, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिसाइफरिंग साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग कीज। अब क्रिप्टा एनालिसिस क्या है कि अगर हमें मैसेज जो सेंड करने वाला है उसने साइफर उसके ऊपर अप्लाई किया एंड टेक्स्ट जो है वो रिसीविंग एंड के पास पहुंच गया और उसने उसको डिसाइफर कर लिया, उसके पास की है, सेंडर वाले के पास की है, रिसीविंग वाले के पास की है, तो देन इट्स ओके, हमारी सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही है। बट समटाइम ऐसा होता है कि हमें की का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसका क्रिप्टा एनालिसिस करते हैं, उसको कोड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जो अटैकर्स हैं वो मैसेज को दरमियान में स्निफ करके उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो साइफर है, जो एल्गोरिदम है, उसको ब्रेक करके उसमें से ओरिजिनल मैसेज को स्टडी करने की या कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्रिप्टा एनालिसिस बनता है। तो ये कोड ब्रेकिंग के हवाले से ये स्टडी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि क्रिप्टोलॉजी, एक टर्म यूज करते हैं क्रिप्टोलॉजी, तो फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टा एनालिसिस। जो हम क्रिप्टोग्राफी में जो मेथड हैं, प्रिंसिपल है, उसकी सारी स्टडी एंड देन उसकी कोड ब्रेकिंग एंड जो उसका अटैकर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिप्टा एनालिसिस है, इन दोनों को कंबाइन करके हमारी जो बनती है स्टडी बनती है, फील्ड बनती है, वो है क्रिप्टोलॉजी। तो अब हम देखते हैं एक सिमेट्रिक साइफर मॉडल, उस पर हम बात करते हैं कि बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है, सेंडर एंड रिसीवर और दरमियान में क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं कि जो हमारी साइफर और इनसाइफरमेंट हो रही होती है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा एक सिमेट्रिक साइफर मॉडल, प्लेन टेक्स्ट एज ए इनपुट हमारा जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल AES हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सीक्रेट की है जो शेयर्ड बाय सेंडर एंड रेसिपिएंट। अब हमारे पास एक की है, हमने प्लेन टेक्स्ट को इस की के ज़रिए कन्वर्ट कर दिया, चेंज किया, जिसको हमने ट्रांसमिट कर दिया साइफर टेक्स्ट में। अब ये हमारा साइफर टेक्स्ट में ट्रांसमिट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट है, देन ये हमारी सीक्रेट की के थ्रू हमने इस के ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करके इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया। अब ये साइफर टेक्स्ट जो है इसको हमने ट्रांसमिट किया एंड हमारे पास अब यहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमने इसके ऊपर डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम लगाना है और हमारे पास वही की है सेम, उससे इसको हमने अनलॉक करना है या इसको हमने डिक्रिप्ट करना है और हमारे पास रिसीविंग एंड पे ये प्लेन जो टेक्स्ट है वो हमारे आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या था, प्लेन टेक्स्ट है, हमने प्लेन टेक्स्ट सेंड किया और रिसीवर के पास वही प्लेन टेक्स्ट आ गया। बट ये है कि हम अगर डायरेक्ट इसको करते हैं तो हमारे पास एक्टिव अटैक्स भी हो सकते हैं, पैसिव अटैक्स भी हो सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है या इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो जो सिमेट्रिक साइफर मॉडल है वो हमें इसके अंदर इंक्रिप्शन एंड देन उसकी डिक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यूजिंग द कीज, ये सेंडर के पास भी वही की है और रिसीवर के पास भी वही की है, तो इसको यहाँ पे लॉक करता है एंड देन दूसरे एंड पे इसको अनलॉक करके वो इंफॉर्मेशन सिक्योर वे से रिसीवर के पास पहुंच जाती है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिमेट्रिक साइफर मॉडल, इसमें प्लेन टेक्स्ट था जिसको हम ओरिजिनल मैसेज कहेंगे, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्लेन टेक्स्ट। तो इसको भी हम देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कैसे हम अप्लाई करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। देन सीक्रेट की बात है जो कंट्रोल एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। अब वो सीक्रेट की है जो रिसीवर के पास भी है, सेंडर के पास भी है, उसी के थ्रू हम इसको सिक्योर वे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है जो हमारा स्क्रैम्बल्ड मैसेज है, जो कि रीडेबल मैसेज नहीं है, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए। देन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, अब जो हमने साइफर टेक्स्ट अप्लाई किया उसको वो मैसेज अब रीडेबल नहीं है, उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे सो दैट हमारा वो मैसेज
जो जिसको हम सेंड करना चाह रहे थे एक्चुअल मैसेज, तो रिसीवर के पास वही मैसेज पहुंचे। अब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो 2 रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योर यूज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक में हम दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और ए सीक्रेट की नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर। तो हमें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारे पास होना चाहिए सो दैट हम उसको इनक्रिप्ट करके और दूसरे एंड पे उसको डिक्रिप्ट करके रिसीवर तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। अब सेकंड ये है कि एक सीक्रेट की जो हमारे सेंडर के पास भी वही की हो, रिसीवर के पास भी वही की हो। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास लेट्स से y इज इक्वल टू ई इंक्रिप्शन कर रहे हैं यूजिंग की, और जो हमारा x है जिस मैसेज को हम सेंड करना चाह रहे हैं। अब x क्या है वो हम उसके ऊपर डिक्रिप्शन करेंगे यूजिंग द सेम की। तो हमारे पास हम y के ऊपर जो ये हमारा मैसेज सेंड हुआ है उसके ऊपर हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे, तो हमारा वो x वही मैसेज जो हमने सेंड किया वो रिसीविंग एंड पे वो मैसेज पहुंच जाएगा। अज्यूम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इज नोन implies a secret channel to distribute key। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब हमने ये x हमारा सेंडिंग मैसेज था, ये मैसेज यहाँ से सेंड हुआ और सीक्रेट की इससे इंक्रिप्शन अप्लाई करते हुए हमने इनक्रिप्ट कर लिया। तो हमारे पास अब इस x के ऊपर यूजिंग ए की के हमने इंक्रिप्शन की, तो हमारे ये y बन गया। अब y के ऊपर हमने यूजिंग द की y के ऊपर हमने डिक्रिप्शन की, y के ऊपर हम ये डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे और हमें वही ओरिजिनल x जो हमने यहाँ पे सेंड किया था वही ओरिजिनल x मैसेज यहाँ पे एज ए प्लेन टेक्स्ट मिल गया। क्रिप्टोग्राफी कैन बी कैटेगराइज्ड क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बाय टाइप ऑफ इंक्रिप्शन ऑपरेशन। अब हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को कि किस टाइप के इंक्रिप्शन ऑपरेशन उसके अंदर यूज हो रहे हैं। सेकंड है नंबर ऑफ की यूज्ड एंड थर्ड है वे इन विच प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड। सब्स्टिट्यूशन इंक्रिप्शन ऑपरेशन उसमें हो सकते हैं कि हम कैसे इंक्रिप्शन कर रहे हैं। एक से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो सकती है, दूसरी ट्रांसपोजिशन के थ्रू हो सकती है एंड तीसरा प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या है? ईच एलिमेंट इन द प्लेन टेक्स्ट बिट्स और लेटर्स इज मैप्ड इनटू एन अदर एलिमेंट। तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें कोई बिट्स हैं या लेटर्स हैं तो हम उसको मैप कर देते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, और देन हम जब उसको सब्स्टिट्यूशन हम साइफर इसके ऊपर अप्लाई करके देन हम जब उसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं इन रिवर्स, जब उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो उन्हीं जो एलिमेंट से हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है उसको रिवर्स बैक करते हैं तो ओरिजिनल मैसेज पहुंच जाता है, और जो हमने इनक्रिप्ट किया है वो किसी और पर्सन के लिए या स्निफर के लिए अनअंडरस्टैंडेबल है। ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या है? एलिमेंट्स इन द प्लेन टेक्स्ट आर रीअरेंज्ड। तो ट्रांसपोज कर देते हैं हम एलिमेंट्स को, उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इंक्रिप्शन के लिए, एंड देन उसी जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो उन्हीं ऑर्डर को रिवर्स ले आते हैं, देन हमारा वही मैसेज ओरिजिनल मैसेज जो है वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, एंड दरमियान में जो हमने ट्रांसपोजिशन किया वो जो थर्ड पर्सन है स्निफर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसके लिए मुश्किल होगी। प्रोडक्ट क्या है कि समटाइम हम ऐसे भी करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे होते हैं, ट्रांसपोजिशन भी कर रहे होते हैं, उसको मजीद सिक्योर करने के लिए दोनों मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं सो दैट वो किसी भी तौर पे उसको ब्रेक ना किया जा सके। सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन के मुख्तलिफ मेथड हैं, कुछ ईजी हैं जिनको ईजीली ब्रेक किया जा सकता है, बट यह है कि बहुत से ऐसे हैं जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ कीज यूज्ड, अब उसमें कितनी कीज यूज हो रही हैं, हम अगर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की बात करें तो उसमें सिंगल की और प्राइवेट या 2 की और पब्लिक, हम दोनों तरीक़ों से हम दोनों टाइप की कीज यूज कर सकते हैं। एंड वे इन विच प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड, ब्लॉक की फॉर्म में भी प्रोसेस हो सकता है या एक कंप्लीट स्ट्रीम की फॉर्म में भी हम प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी के हवाले से हम ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको आगे जब हम अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे तो फिर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कहाँ कैसे ट्रांसपोजिशन हो रही है, पब्लिक की कैसे यूज़ हो रही है, प्राइवेट की कैसे यूज़ हो रही है, और देन हम टेक्स्ट को जो है वो प्लेन टेक्स्ट में
जो हमारी प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें हम ब्लॉक की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं या स्ट्रीम्स की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। क्रिप्टा एनालिसिस पे बात करते हैं कि क्रिप्टा एनालिसिस क्या है? ऑब्जेक्टिव टू रिकवर की, नॉट जस्ट मैसेज। तो जर्नल अप्रोचेस हम क्या करते हैं, हम की को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले क्रिप्टा एनालिसिस में कि की इसकी अगर हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल हम कंप्लीट मैसेज है, हम एक मैसेज को सेंड करते हैं, दूसरे रिसीविंग एंड पे उसको इनक्रिप्ट करके और देन वो डिक्रिप्ट करता है। बट अगर हम देखें कि हमारा इनक्रिप्टेड जो मैसेज है उसमें हम इससे कोई की हमें उसकी मिल जाए तो हम पूरे मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्रिप्टा एनालिसिस में दो अप्रोचेज नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। एक क्रिप्टा एनालिटिक अटैक है और सेकंड है ब्रूट फोर्स अटैक। इनको भी हम देखेंगे कि ये क्या अटैक्स हैं और इससे हम कैसे क्रिप्टा एनालिसिस कर सकते हैं। इफ़ आइदर सक्सीड ऑल की यूज कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें यह है कि अगर हम इन अटैक्स के थ्रू जो है उस की को फाइंड कर लेते हैं, देन हम वो पूरा मैसेज जो है वो रीड कर लेंगे, देन वो हमारा सिक्योर मैसेज नहीं होगा। क्रिप्टा एनालिटिक अटैक्स के हवाले से हम देखें कि वो उसमें क्या होता है। साइफर टेक्स्ट ओनली होता है, साइफर के ऊपर अप्लाई होता है। ओनली नोन एल्गोरिथम एंड साइफर टेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल नोन और कैन आइडेंटिफाई प्लेन टेक्स्ट। सेकंड क्या है कि नॉन प्लेन टेक्स्ट के ऊपर साइफर जो क्रिप्टा एनालिटिक अटैक हो सकता है, नॉन या सस्पेक्ट प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। चूजन प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, सेलेक्ट प्लेन टेक्स्ट एंड ऑब्टेन साइफर टेक्स्ट, एंड देन चूजन साइफर टेक्स्ट हो सकता है, सेलेक्ट साइफर टेक्स्ट एंड ऑब्टेन प्लेन टेक्स्ट, and last one the chosen text, select plain text or cipher text to encrypt or decrypt। तो हम अगर इस तरह के अटैक करें तो हम ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो साइफर टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है, किसी प्लेन टेक्स्ट पे भी हो सकता है, या चूजन कोई प्लेन टेक्स्ट है, या कोई चूजन साइफर टेक्स्ट है, या कोई भी चूजन टेक्स्ट है। तो हम इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी जो की है उसको फाइंड करने के लिए इस तरह के डिफरेंट अटैक कर सकते हैं। अगर हमें उसकी की मिल जाती है तो इट मीन्स कि वो हमारा मैसेज जो है वो कोई भी अटैक कर रहा है उसको रीड आउट करके उस इंफॉर्मेशन को एक्टिव या पैसिव अटैक कर सकता है। सम मोर डेफिनेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटी। अनकंडीशनल सिक्योरिटी हो सकती है या कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। अनकंडीशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नो मैटर how much computer power or time is available, the cipher cannot be broken since the cipher text provide insufficient information to uniquely determine the corresponding plain text। तो हम साइफर को ब्रेक आउट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो। तो ये हमारी अनकंडीशनल सिक्योरिटी में आती है। अगर हमारे पास इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, अगर हम उसको किसी तरीके से गेट कर लेंगे तो तब उसको हम साइफर टेक्स्ट को हम इन साइफर टेक्स्ट या जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें से हम गेट कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तो हम इसको कभी भी इस प्लेन टेक्स्ट में रिकवर नहीं कर सकते। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी सेकंड आती है, उसमें क्या है? गिवन लिमिटेड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल टाइम नीडेड टू फॉर कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन एज ऑफ यूनिवर्स, द साइफर कैन नॉट बी ब्रोकन। तो साइफर को हम अगर ब्रेक करना चाहें तो हमारे पास कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ या कैलकुलेशंस हैं कि जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं इवन द एज ऑफ यूनिवर्स, तो देन हम उसको कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है तब हम ब्रेक कर सकते हैं, अगर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देन हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सेम अगर उसके अंदर कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो उसको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते। समरी, आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो आज के लेक्चर में हमने सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखा, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को विद एग्जांपल हमने स्टडी किया कि अगर ये तीनों चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर हमारे डाटा को कैसे सिक्योर कर सकती हैं।
सेकंड, हमने सिक्योरिटी के अटैक्स उनको देखा, किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट चैलेंजेस को भी देखा। सिक्योरिटी को अचीव करने के बहुत वो इजी टास्क नहीं है, उसके लिए हमें डिफरेंट जो है वो मेथड, मैकेनिज्म या प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं या बहुत से बनाए हैं सो दैट हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। देन हमने मॉडल फॉर नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी उसको डिस्कस किया कि अगर हमारा नेटवर्क को एक्सेस करने का मॉडल अगर सिक्योर हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि हमारा गेट कीपर फंक्शन हो और इंटरनल सिक्योरिटी, तो हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर हो सकता है। फिर हमने कुछ क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स के हवाले से चीज़ों को देखा कि डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बट हमने डिफरेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखा कि कौन कौन सी इसके दरमियान टर्मिनोलॉजीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं, जो कि हम डिटेल से इंक्रिप्शन की टेक्निक्स को देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो उसके ऊपर हम किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। इंक्रिप्शन, डीक्रिप्शन और इसके अंदर सब्सटीट्यूशन या ट्रांसपोजिशन के मेथड्स हैं, उनको हम डिटेल से देखेंगे। एंड देन हमने लास्ट पे सिमेट्रिक साइफर मॉडल उसको देखा कि किस तरीके से हम इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन कर रहे होते हैं, और कीज़ के कॉन्सेप्ट हमने देखे, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके अंदर हमने यूज़ की, उनको यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिफरेंट टेक्निक्स जो इंक्रिप्शन के अंदर यूज़ होती हैं उनको डिटेल से देखेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।